देखिए प्रीवियस क्लास में जो भी हमारा मैन मेमोरी था वो हो गया। अभी सेकंड उसके बाद लिखिए सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी हम पढ़ चुके हैं। प्राइमरी मेमोरी का मतलब हमारे लिए मैन मेमोरी यानी रैम और रोम। तो अगर हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी है तो व्हाट इज द यूज ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। तो फिर सेकेंडरी मेमोरी का पहले तो यूज क्या। तो जो भी आपका प्राइमरी मेमोरी होगा, प्राइमरी मेमोरी के अंदर कुछ कमियां हैं। और ये सब प्राइमरी मेमोरी में हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं होती तो हम कभी सेकेंडरी बनाते ही नहीं, क्योंकि इतना फास्ट मेमोरी है तो हम स्लो मेमोरी पे क्यों जा रहे हैं फिर, है? तो उसमें हमारे पास में जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास है वो है उसका नेचर, मतलब आप ये कह सकते हो स्टोरेज। तो अगर आप फर्स्ट फैक्टर आप काउंट कर रहे हो तो फर्स्ट फैक्टर आप कह सकते हो स्टोरेज। स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब जो भी हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है उसमें जो कैपेसिटी होता है डेटा को स्टोर करने का वो कम होता है। आप रैम में या रोम में कितना डेटा स्टोर कर लोगे, एक लिमिट तक। पर हमें तो बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, टेराबाइट से भी थाउजेंड्स नहीं, लाखों टेराबाइट डेटा चाहिए। अब इतना डेटा हम मैन मेमोरी में कैसे स्टोर करें। अगर करेंगे तो कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला ड्रॉबैक यही होता है कि प्राइमरी मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है वो क्या होता है, वो लिमिटेड होता है, वो ज़्यादा नहीं होता और हमें ज़्यादा चाहिए। और अगर हम प्राइमरी मेमोरी को ही एक्सटेंड करेंगे तो कॉस्टली हो रहा है, तो वो हमारे बस में भी नहीं। तो हमें सस्ते में ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, कुल मिला के बात ये जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और दूसरा यहाँ पे जो फैक्टर बनता है आपके लिए वो इसका नेचर। जो भी आपका प्राइमरी मेमोरी होता है उसका जो नेचर होता है वो वोलेटाइल नेचर होता है। रैम का नेचर कैसा होता है, वोलेटाइल। वोलेटाइल, तो वोलेटाइल नेचर का मतलब वहाँ डेटा परमानेंट स्टोर हो ही नहीं रहा। अगर हम रैम के नेचर की बात करते हैं तो जब तक काम कर रहे हैं तब तक डेटा है, और जैसे काम करना बंद किया डेटा ही चला गया। तो दीज आर द टू मेन ड्रॉबैक्स और वीकनेस इन द प्राइमरी मेमोरी। अगर ये दोनों की दोनों वीकनेस नहीं होती तो हम कभी सेकेंडरी मेमोरी के पास आते ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, उस केस में सेकेंडरी मेमोरी यूज हुआ। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम और क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी, वो आपको पता आएगा। तो सेकेंडरी मेमोरी सॉल्व अब प्रॉब्लम्स। तो जो भी डिसएडवांटेज थी जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर था, सेकेंडरी मेमोरी ने वो दोनों के दोनों डिसएडवांटेज हमारे लिए रिजॉल्व कर दी कि ठीक है भैया हम आपको भर भर के स्टोरेज भी दे देंगे, ले लो जितना तुम्हें चाहिए, और परमानेंट डेटा को स्टोर भी करते हैं। तो ये नीड थी हमारी, तब जाके हमने सेकेंडरी मेमोरी को इंट्रोड्यूस किया। अब जो भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी होगा वो दो तरह का होता है नॉर्मली। चलो अब थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ऑल ट्रेंडिंग ही हमारे सिलेबस में आएगा, लेटेस्ट तो कोई टेक्नोलॉजी आना नहीं है ना। तो हम यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो जो भी आपका सेकेंडरी मेमोरी होगा वो दो टाइप का होता है। वो दो टाइप का होगा। पहला होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज, या सीधा शॉर्ट में ही बोल देता हूँ मैं, मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो आता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी एंड ऑप्टिकल मेमोरी, क्योंकि दोनों में ही अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा। मैग्नेटिक मेमोरी में आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, मैग्नेट्स का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, और ऑप्टिकल में ऑप्टिक्स यानी लाइट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट वाइज जो भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होगा वो दो कैटेगरी में डिवाइड होगा।
मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी, जिसे सिंपल सा नाम भी समझ में आ रहा है, वहां पे मैग्नेट्स का कॉन्सेप्ट यूज लेंगे। और मैग्नेट के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें आयरन कोटेड मटेरियल चाहिए, आयरन कोटेड, क्योंकि लोहा होगा तो वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग आयरन कोटेड मटेरियल यूज करेंगे हमारे जो भी सरफेसेस होंगी वहाँ पे, ताकि वहाँ पे जो डेटा होगा जो जीरो वंस की फॉर्म में होगा उसे आसानी से रीड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका मैग्नेटिक मेमोरी हुआ उसको भी फर्दर दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। जो सबसे ज़्यादा यूज्ड है वो आपका मैग्नेटिक डिस्क है, जिसे आप मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क कह सकते हो। और दूसरा जो आउटडेटेड हो चुका है, अभी यूज नहीं होता, एंड दैट इज अ मैग्नेटिक टेप्स। तो पहले कभी मैग्नेटिक टेप्स यूज हुआ करती थी, फिलहाल मैग्नेटिक टेप का कॉन्सेप्ट क्या हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। अगर हमें अब डेटा को रखना होगा तो हम कभी भी मैग्नेटिक टेप्स का यूज नहीं करते, वो ओल्डर टाइप की टेक्नोलॉजी थी जहाँ पे इसको रखा जाता था। हाँ, हम मैग्नेटिक डिस्क का अभी भी यूज करते हैं, चल रहा है, सस्ता है। थोड़ा और महंगा जाओगे तो आप एसएसडी के ऊपर जा सकते हो, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। इसका अपना एक टेक्निक्स होता है, उस पर अपने क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो मैं एसएसडी पे नहीं आना। एसएसडी इज ऑल्सो द सेकेंडरी मेमोरी, पर उसका कॉन्सेप्ट अलग है, टेक्निक्स अलग है, वो आपके काम का भी नहीं है, हटाओ उसको, हमें बस ये पढ़ना है। तो कुल मिला के मैग्नेटिक टैप्स को भी हमें नहीं जानना। मैग्नेटिक टैप का मतलब सिंपल टैप कॉन्सेप्ट है, जो रील वाला कॉन्सेप्ट आता था ना, वो मैग्नेटिक टैप्स होता है। जहाँ पे डेटा कैसे यूज होगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पे हम डेटा को सिक्वेंशियल मैनर में ही रीड करेंगे। यहाँ पे डेटा हमेशा सिक्वेंशियल मैनर में ही यूज होता है। तो हमें ये नहीं पढ़ना, बस जस्ट योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। हमारा पूरा फोकस यहाँ पे होगा हार्ड डिस्क पे। अब फिर भी मैग्नेटिक डिस्क में भी, हार्ड डिस्क को मैंने लिख दिया, बट ये मैग्नेटिक डिस्क में भी आप अलग अलग डिस्क यूज कर सकते हो। उसमें पहला आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है, दूसरा आप फ्लॉपी पहले कभी यूज होता था, ठीक है, जो अभी फिलहाल आउटडेटेड हो चुका है। ये भी तो पहले यूज होता था, अभी यूज नहीं होता। तो पहले कभी कोई फ्लॉपी का कॉन्सेप्ट यूज होता था, जब पेन ड्राइव्स नहीं हुआ करता था, सीडी नहीं हुआ करते थे, तो 1980s के अंदर अप्रॉक्सीमेटली डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी का कॉन्सेप्ट यूज होता था, जो किसी वक्त आईबीएम ने बनाया था अपने यूज के लिए। हमें इसको भी नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पे आना है, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। पता आपको सारा होना चाहिए, मतलब मैं बता सारा रहा हूँ, बट फोकस मैं उसी टॉपिक को करूंगा जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो हमें इसको फोकस करना है, ये हमारा मैटर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्ड डिस्क ड्राइव से ही। यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन से टाइम्स होते हैं, कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हार्ड डिस्क पे अच्छे बनते हैं। तो हार्ड डिस्क के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी डिटेल से मैं इसी को बता रहा हूँ। हार्ड डिस्क ड्राइव, तो सबसे पहले ये है ही आपका, देखो, इट इज बेस्ड ऑन magnetic concept. So all the surfaces are covered by iron oxide based material. ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो भी आपका मटेरियल आपको सरफेस पे लगाओगे वो कुछ आयरन बेस्ड मटेरियल होगा, ताकि वो अट्रैक्ट करके 0 1 के कॉन्फ़िगरेशन को बना सके। ठीक है,
अब हार्ड डिस्क ड्राइव भी बेसिकली आपका दो टाइप का होता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। अगर आप इसके टाइप्स की बात करते हो तो नॉर्मली हार्ड डिस्क ड्राइव को जब बनाया गया था इनिशियली तो दो तरह का बनाया गया था। एक वो जो रिमूवेबल है और एक वो जो फिक्स्ड है। तो स्टार्टिंग में जब कभी इनिशियली हार्ड डिस्क बना था तो इनिशियली फिक्स्ड ही रखा गया था, मतलब आप उस हार्ड डिस्क को निकाल नहीं सकते। जैसे आपने कभी अपने सिस्टम में रोम को देखा है, रैम तो चलो आप देखते रहते हो, चेंज करते रहते हो, बट कभी आपने रोम को देखा है? तो रोम है कहाँ फिर? तो रोम आपके बोर्ड में मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे डाल दी जाती है। वो तो हमने रोम के बारे में पढ़ा है। तो रीड ओनली मेमोरी है, इसका मतलब वो बोर्ड के अंदर ही है, दिस इज पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के अंदर हम कभी देखते ही नहीं है, तो उसका इंटरनल पार्ट हो गया। तो पहले ऐसे ही जब हार्ड डिस्क को बनाया था तो इनिशियली जो हार्ड डिस्क आई थी वो बोर्ड के साथ ही आई थी, आप उन्हें अलग से नहीं निकाल सकते, तो फिक्स ही होगी। जो दिया है वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। बट ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, नॉट पॉपुलर, नॉट मच पॉपुलर, ठीक है। ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें पोर्टेबिलिटी नहीं है। अब हार्ड डिस्क में हमारा डेटा रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, अब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? पूरा सिस्टम में उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो ये कोई फिजिकल बात है क्या? ये तो कोई बात ही नहीं। तो इसलिए कोई पॉपुलर नहीं आया, थोड़ा बहुत पॉपुलर, थोड़ा बहुत चला और ये आउटडेटेड हो गया, फिर इसको नहीं यूज किया गया। रिमूवेबल हार्ड डिस्क का चलन ज्यादा था और यही आज हम यूज करते हैं। हम हमारे हार्ड डिस्क को कहीं पे भी निकाल के कहीं पे भी किसी भी सिस्टम में लगा देते हैं। ऐसे तो होता है, आपका हार्ड डिस्क खराब हो गया आप दूसरी लगा दो, आपका हार्ड डिस्क का डेटा आप कहीं लेके जाना चाह रहे हो, निकाल लो फिर हटा लो। तो इट्स रिमूवेबल कॉन्सेप्ट। तो रिमूवेबल हार्ड डिस्क ज़्यादा यूज होती है क्योंकि ये पोर्टेबल होते हैं। ये क्या होता है? ये पोर्टेबल होते हैं। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, रिमूवेबल हार्ड डिस्क को पूरा पैक किया जाता है। पैक ही तो होती है। आपने कभी हार्ड डिस्क देखा? देखा होगा हार्ड डिस्क तो हार्ड डिस्क कैसा होता है? एक पूरा एक सील कोटेड एक फ्लैट होता है ना, एक तरह से डब्बा होता है, उसके अंदर सब कुछ होता है। उसको खोल के देखोगे तो बहुत कुछ दिखेगा, बट नॉर्मली हार्ड डिस्क को नॉन टेक्निकल बंदा नहीं खोल सकता। अगर आप उसे खोल लोगे, उसका थोड़ा सा भी मूवमेंट इधर उधर हो गया, वो काम ही नहीं करेगा। तो सारा का सारा काम तो उसमें सरफेसेस क्या वो रोटेट होती रहती है। अगर उसका रोटेशन थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया, आपका हार्ड डिस्क ही खराब हो जाएगा। इसलिए रिमूवेबल हार्ड डिस्क के बारे में ये ऐसा कहा जाता है कि जहाँ तक कोशिश हो, अगर आपके पास में कोई रिमूवेबल हार्ड डिस्क है, आजकल पेन ड्राइव का काम करती है, वो पोर्टेबल है, तो उसको नॉर्मल तरीके से कैरी नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे नॉर्मल उस हार्ड डिस्क को लो, अगर आपने उसे 50-60 बार ऊपर हवा में भी उछाल दिया ना, खराब हो जाएगा। इतना ही होता है उसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए उसको मूवमेंट उसका कम होना चाहिए। तो बेटर क्या, उसे कैश में रखो। हार्ड डिस्क का कैश आता है ना, उसको सेफ रखते हैं। लैपटॉप है तो आप लैपटॉप कैरी करते हो तो हार्ड डिस्क फिक्स है, लेकिन आप हार्ड डिस्क को निकाल निकाल के बार बार इधर उधर लेके जा रहे हो, ज्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं है, वो खराब हो जाएगा, पक्का खराब होगा। ठीक। तो वो यहाँ पे इसीलिए थोड़ा उसे बचाने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया था, उसे उसका नाम दिया था विनचेस्टर। विनचेस्टर टेक्नोलॉजी का वहां पे यूज किया गया था। विनचेस्टर का मतलब वही, विनचेस्टर मतलब पैक करना उसको, इसलिए हार्ड डिस्क को समटाइम विनचेस्टर ड्राइव भी कहते हैं। हार्ड डिस्क का जो रिमूवेबल हार्ड डिस्क होती है उसको विनचेस्टर हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है, ये उसका दूसरा नाम होता है हमारा। ठीक है। तो अब हमें हार्ड डिस्क में कौन सा वाला हार्ड डिस्क पढ़ना है? विनचेस्टर वाला और रिमूवेबल वाला। इस पे हम पूरा फोकस करेंगे। फिक्स्ड और इसमें कोई फर्क नहीं, स्ट्रक्चर तो सेम ही है, स्ट्रक्चर में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, बस इसको हटा नहीं सकते, इसको हटा सकते हो, तो हम इसको ही फोकस करते हैं। ठीक है। तो चलो, अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर का, कि जो भी हमारा हार्ड ड्राइव डिस्क ड्राइव होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर उसमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, फिर उसमें कौन कौन सा टाइम होता है। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, पक्का बनेगा, एक का तो फंसेगा ही फंसेगा, पक्का फंसने वाला है। तो देखो, अब जो भी हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो। तो अगर आप हार्ड डिस्क ड्राइव के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये आपके पास में जो शेप बनने वाला है, इट इज जस्ट लाइक दैट। कुछ इस तरह का हार्ड डिस्क का आपका शेप रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बस थोड़ा समझाने के लिए
चलो मैं खुद ही बाहर से बना देता हूँ, ये बस समझने के लिए। ठीक है, इस तरह से आपके हार्ड डिस्क का शेप होता है। अब इस हार्ड डिस्क के शेप में देखो होगा क्या, जब हार्ड डिस्क के आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तो देखो क्या हो, तो हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट वर्ड इज कॉल्ड प्लेटर। आप इसे प्लेटर बोल सकते हो या आप इसे सरफेस बोल सकते हो। सबसे पहला टर्म वर्ड होता है प्लेटर। प्लेटर इज जस्ट लाइक ए प्लेट ना, हम जैसे खाना खाते हैं प्लेट लेते हैं, तो जितने लोग खाना खाएंगे उतनी प्लेट्स आएंगे, सिंपल। तो प्लेटर का मतलब होता है सरफेस। जैसे यहाँ पे मैं, ये हार्ड डिस्क का एक स्ट्रक्चर है, ये उसका पोल है, सेंट्रल पोल है। इस सेंट्रल पोल के ऊपर सेम डायमीटर की प्लेटर्स हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यहाँ पे रखी जाती है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिलेंडर। ये पूरे स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है ना, सिलेंडर ही तो है, गौर से देखो इसको। ठीक है, बट सिलेंडर में खास बात क्या होगी यहाँ पे, इन सबका डायमीटर सेम होना चाहिए, डायमीटर वेरिंग नहीं होता है इसका, इनका डायमीटर सेम ही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है प्लेटर या सरफेस, जो आपका मेन सरफेस होता है। ठीक है, प्लेटर को ही आप सरफेस बोल सकते हो, टर्म्स में क्लियर हो जाएगा। तो यानी ये एक दो तीन, तीन आपके क्या हो गए, सरफेस हो गए। ठीक है, और ये जिसपे माउंटेड रहते हैं, वो माउंटेड किसके ऊपर, एक पोल के ऊपर माउंटेड है। तो जितनी ज्यादा आप प्लेटर्स लगाओगे उतना ज्यादा आपको साइज मिलेगा। अब आपको स्टोरेज का ज्यादा साइज चाहिए ना, तो अगर आप ज्यादा अमाउंट में अपना मेमोरी स्टोर करना चाह रहे हो तो आप क्या करो, प्लेटर का क्वांटिटी बढ़ा दो। जितना हर एक प्लेटर का अपना एक साइज होगा, तो जितने आप बढ़ाते जाओगे उतना आपको ज्यादा साइज मिलता जाएगा। तो ये पहला आपके पास आता है प्लेटर या सरफेस। ठीक है, दूसरा टर्म, अब हम आते हैं इंडिविजुअल प्लेटर के पास में। तो ये अब आपके पास में एक प्लेटर है, तो इस प्लेटर के अंदर क्या होगा, इस प्लेटर के अंदर ऐसे खूब सारे सर्कुलर मोशंस बने हुए, जैसे घूमते घूमते, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैक्स। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं ट्रैक। तो ट्रैक का सिंपल सा मतलब हमारे लिए यहाँ पे क्या हुआ, एक, आप पूरा का पूरा एक कंप्लीट रोटेशन जो है, क्योंकि सर्कुलर मोशन की आप बात कर रहे हो, तो आप पूरा का पूरा जो रोटेट कर रहे हो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे ट्रैक। जैसे यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये वाला एक क्या है, ये पूरा का पूरा ये ट्रैक। ठीक है, ऐसे ही अगर आप दूसरे वाले पे जाओगे तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि ये वाला, ये आपका दूसरा ट्रैक है। जैसे ट्रैक होता है, आप घूमने के लिए जाते हो किसी पार्क वार्क में, तो फिर आप बोलते हो हमने 4 ट्रैक किया, तो मतलब 4 ट्रैक का मतलब क्या हुआ, या तो एक ही जो उसका पूरा रोटेशन था वो 4 बार ले लिया, ऐसे ही तो होता है। तो यानी इसको हम यहाँ पे बोलते हैं ट्रैक। तो ये जो कंप्लीट सरफेस रही, इस पूरी सरफेस को या तो आप सरफेस बोल दो या प्लेटर बोल दो। ठीक है, इसके अंदर ये जो वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रैक, ये हमारे लिए ट्रैक। ठीक है, अब जो ट्रैक, जितने ज्यादा ट्रैक्स रहेंगे, अब इन ट्रैक्स में क्या होता है, इन ट्रैक्स में तो डेटा स्टोर रहेगा, ट्रैक में आपका डेटा स्टोर। अब ट्रैक में डेटा कहाँ पे स्टोर रहेगा, इसके लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं सेक्टर्स। सेक्टर, तो सेक्टर का सिंपल सा मतलब हमारे लिए क्या हो रहा कि जो भी आपका ट्रैक है उस ट्रैक के अंदर डेटा कहाँ रखा हुआ। ट्रैक तो पूरा का पूरा बड़ा हुआ है, अब आप कहाँ रुक रहे हो, कहाँ से चल रहे हो, मुझे वो एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए होता है। तो एग्जैक्ट पोजीशन जो होता है वो सेक्टर का होता है। तो आपका ट्रैक जो होगा वो मल्टीपल सेक्टर्स में डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ डिविजन्स बना दिए, इट इज जस्ट लाइक दैट। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे ये जो एक पूरा इंडिविजुअल पार्ट आपको दिख रहा है,
ये जो एक इंडिविजुअल पार्ट मुझे दिखा ये वाले से कितना से, ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे सेक्टर। तो आपका डेटा कहाँ है, तो आपका डेटा सेक्टर्स में होता है। एग्जैक्ट आपका जो डेटा रहेगा वो सेक्टर्स में रहेगा। पूरा का पूरा एक सरफेस है, एक सरफेस में बहुत सारे ट्रैक्स आ गए, अब उन ट्रैक्स में बहुत सारे सेक्टर्स आ गए, उन सेक्टर्स में आपका डेटा रखा होता है। तो सेक्टर का सिंपल सा मतलब आप ये कह सकते हो स्मॉलेस्ट पार्ट। जहां पे आपका डेटा रखा जाता है, ठीक है। एक और यहाँ पे टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है, कभी कभार काम आ जाता है, ये भी सीख लो, इसे हम कहते हैं क्लस्टर। अब हार्ड डिस्क पढ़ रहे हो तो हार्ड डिस्क में जो जो टर्म्स आपको पता होने चाहिए सारी बता रहे। सबसे पहला वर्ड प्लेटर, आपको क्लियर होना चाहिए कि प्लेटर का मतलब क्या होता है। तो प्लेटर के अंदर ट्रैक्स हो जाएंगे, ट्रैक्स के अंदर खूब सारे सेक्टर्स हो गए। अब अगर आपसे पूछे थे क्लस्टर क्या है, तो क्लस्टर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्टर्स। अब आप पूरे ट्रैक की बात नहीं करना चाह रहे, आप पूरे ट्रैक की नहीं बात करना चाह रहे, लेकिन आप कंटिन्यूअसली कुछ सेक्टर्स की बात करना चाह रहे। कंटिन्यूअसली आपने बोल दिया कि मुझे ये पहले वाला और ये मान लीजिए ये दूसरा वाला फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये मान लीजिए तीसरा वाला, तो ये तीन क्या है आपके, ये तीन आपके सेक्टर्स हैं, ठीक है। और अब आप इन तीनों सेक्टर के बारे में जानना चाह रहे हैं, ये सर ये तीनों के तीनों सेक्टर जो है ना इनकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इन तीनों को साथ में हम क्लस्टर बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ सेक्टर्स। सारे सेक्टर्स को मिला के ट्रैक बनता है, बस अगर आपको कुछ सेक्टर चाहिए सारे नहीं चाहिए तो उसे हम बोलेंगे क्लस्टर। तो क्लस्टर का मतलब सिंपल सा आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ सेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ सेक्टर्स। अब यहाँ होगा क्या, अब आपको डेटा को पढ़ना है, डेटा पे रीड या डेटा पे राइट करना है। तो डेटा को रीड और राइट करने के लिए यहाँ पे कौन काम आता है, तो डेटा को रीड राइट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हेड यूज करते हैं, बेसिकली हेड। ठीक है, तो हेड कहाँ होगा, तो हेड जो होता है, देखिए जो भी आपकी एक सरफेस होती है, एक अच्छी बात क्या होती है हार्ड डिस्क के अंदर, जो भी आपका एक प्लेटर होगा, जो सरफेस होगा, उस सरफेस की कितनी साइड है, दो, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। और हार्ड डिस्क में दोनों ही सरफेस पे डेटा होता है। हमें ज्यादा से ज्यादा डेटा चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा डेटा चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा सरफेस चाहिए, और एक सरफेस में जितना ज्यादा डेटा डाल सकते हो वो डालो, और सबसे ज्यादा ही डेटा डालना है तो हम कहेंगे इसे दोनों साइड डाल दो, इधर भी कोटेड कर दो, इधर भी कोटेड कर दो। तो हम दोनों साइड में उस एक सरफेस को कोट करके रखते हैं। और अगर आप दोनों साइड में कोट करके रखोगे तो आपको फिर कितने हेड की नीड पड़ेगी, दो हेड की। एक हेड ऊपर वाले सरफेस को रीड करेगा और एक हेड नीचे वाले सरफेस को रीड करेगा, तो आपके पास हमेशा दो हेड होते हैं। ठीक है, तो यानी आपका हेड कैसे काम करेगा, जैसे यहाँ पे आपका हेड बना होता है जो मूवेबल होता है, वो अपने क्या बोलते हैं उसको, काफी सारी हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा ना, टेली, हाँ, जो आपका एक डिस्क बड़ी वाली रख देते हैं, उस पर वो हेड घूमता रहता है, वो गाने चलाता रहता है, वो अंदर ऐसा ही होता है। वो तो पहले कभी ओपन दिखा दिया गया था, बाद में बोला अच्छा नहीं लग रहा पैक कर दो इसको, तो उसी को पैक कर करके हेड हेड को ऊपर नीचे मूव किया जाता है। तो यहाँ पे कहीं आपका हेड होगा, यहाँ पे कहीं आपका हेड होगा, एक हेड आपका यहाँ पे होगा जो इस वाले डेटा को रीड करेगा, एक हेड आपका यहाँ पे होगा, तो ये आपका हेड होता है, ये आपका हेड होता है, यहाँ पे वो मूव करता रहता है। जब भी आपको डेटा को रीड राइट करना होगा, अगर आपको इस वाले सरफेस से पढ़ना है तो ये हेड यहाँ आ जाएगा, इस वाले से पढ़ना खिसक के यहाँ आ जाएगा, इस वाले से पढ़ना खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे खिसकता रहता है। तो दिस इज योर हेड। और हेड कितने होते हैं, दो हेड होते हैं, एक रीड के लिए और एक राइट के लिए। रीड राइट हेड होते हैं बेसिकली, मतलब रीड राइट दोनों हेड दो होते हैं बेसिकली, एक अपर सरफेस के लिए एक लोअर सरफेस के लिए, है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हेड का काम क्या होता है, रीड द डेटा, रीड और राइट, रीड
राइट डेटा ऑन सरफेस। सरफेस पे आपको डेटा रीड करना है या राइट करना है, और ये कितने होते हैं, तो हमारे पास में दो हेड होते हैं। और समझ में आएगी आपको दो हेड का मीनिंग क्या है ना, एक ऊपर वाली सरफेस पे और एक नीचे वाली सरफेस पे। अरे जब डेटा यहाँ होगा तो ऊपर वाला हेड पड़ेगा, और यहाँ होगा तो नीचे वाला होगा। अब इसी हेड को उल्टा करके थोड़ी नीचे लेके आएंगे, फिर तो पढ़ लिया तुमने डेटा, फिर तो बढ़ा दिया इसका स्पीड। एक तो वैसे ही इतना स्लो है, और तुम इसको और एक ही हेड देके इसको और स्लो कर दो, तो इसे और ज्यादा फास्ट करना होता है। हार्ड डिस्क में यही होता है, और ज्यादा फास्ट करना है तो नंबर ऑफ हेड्स बढ़ा दो। एटलीस्ट तुम्हारे हेड को मूव करने में जो टाइम लग रहा है वो तो नहीं लगेगा। तो बट इनिशियली तो ऐसी ही बनी थी, बाद में हेड्स बढ़ाए भी गए थे, पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हमें बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो इसमें से कोई भी टर्म आए जो ऑब्वियस से पूछा जाता है तो ऑब्वियस क्लियर है, कोई डाउट किसी में नहीं। अब आपसे कोई पूछे कि स्टोरेज कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वही तो मेरे के हार्ड डिस्क का। तो हार्ड डिस्क में आपसे पूछे कि हमें स्टोरेज कैपेसिटी निकालनी है, तो स्टोरेज कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या होगा, देखो इधर देखना, सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेटर्स, सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेटर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रैक्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स, और मल्टीप्लाई बाय एक सेक्टर में कितने बाइट डेटा है। आप बताओगे ना कि एक सेक्टर में हम इतने बाइट डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका बाइट डेटा है, तो उसको मैं डेटा को डी बोल देता हूँ। ये तो आएगा ही आएगा, और इसके अलावा 2 टाइम्स। समझ में आ गया होगा 2 क्यों, क्योंकि एक सरफेस पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ डेटा होता है, तो आपको 2 टाइम तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको कभी भी हार्ड डिस्क का स्टोरेज निकालना है कि आपके हार्ड डिस्क का स्टोरेज कितना है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला याद करो, जहाँ पे पी का मतलब आपका है नंबर ऑफ प्लेटर्स और सरफेसेस, टी का मतलब आपका नंबर ऑफ ट्रैक्स, एस का मतलब आपके नंबर ऑफ सेक्टर्स, और डी का मतलब डेटा इन ईच सेक्टर। मोस्टली ये किस में होता है, तो ज्यादातर ये हम बाइट में ही लिखते हैं। और यही ये तो आपका टोटल स्टोरेज है। और अगर आपको कोई कहे कि नहीं हमें तो सिर्फ प्लेटर का ही कैपेसिटी चाहिए, आपको सिर्फ एक ही प्लेटर का कैपेसिटी चाहिए, तो ठीक है, समझ में तो आ ही रहे। और एक ही प्लेटर में एक ही साइड का चाहिए, दो साइड का चाहिए, आप देख लेना, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो टी एच टी बस। और अगर एक ही प्लेटर में दोनों साइड में तो 2 कर देना, तो 2 टाइम ऑफ टी इंटू एस इंटू टी। अरे यहाँ पे अब आप नंबर ऑफ प्लेटर्स ले ही क्यों रहे हो, एक ही ले लो, आपको एक का ही तो चाहिए। तो एक पे ऊपर और नीचे दोनों डेटा है, तो आप दोनों एक ही साइड का डेटा चाहिए होता तो सिर्फ टी इंटू एस इंटू टी, वो आप क्वेश्चन पे मेंशन होगा, वो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल होगा तो आप निकाल ही सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा बोला जा रहा है कि एक हार्ड डिस्क की फाइंड कैपेसिटी ऑफ ए हार्ड डिस्क ड्राइव इन विच नंबर ऑफ सरफेसेस आपको दिया गया मान लीजिए 100, नंबर ऑफ ट्रैक्स इन ईच मान लीजिए 1000, नंबर ऑफ सेक्टर्स मान लीजिए आपको दिए गए 50, और आप जो डेटा रख रहे हो वो आप मान सकते हो कि आप फॉर एग्जांपल 200 बाइट आप एक ट्रैक में एक सेक्टर में रख रहे हो। ठीक है, तो अब इसका आपको बोला है टोटल कैपेसिटी बताओ। टोटल कैपेसिटी आप बताओगे तो टोटल कैपेसिटी is equal to 2 time of number of letters multiply by tracks multiply by sector multiply of this। इतना जो आएगा वो क्या आएगा, इतना बाइट्स है, इतना बाइट्स आएगा, इसको निकाल लो, इनको हट दो, 5 दूनी 10 हजार और ये 2000, तो 2 तो आएगा ही आएगा, और 3 कितना है आपका 10,000 है ना, तो 20 है, 3 3 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आएगा, 8 ही आएगा ना। अरे 3 और 3 6, ये तो है ही आपके पास में, यहाँ से एक और आएगा, सॉरी ये 10,000 आएगा ना, 10,000 आएगा, 10,000 में 3 जीरो ही तो होते हैं, 10,000 ही तो है, 20,000 आएगा, तो 10,000 में 3 जीरो ही तो होते हैं, एक और आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 4 5 और 10,000 में 4 होते हैं, सॉरी इतना आपका। अब इसे अब आपको कन्वर्ट करना है गीगाबाइट में, तो अब आपको ये याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर आपको किलोबाइट की बात किया जा रहा है तो 1 किलोबाइट में 10 का पावर 3 बाइट होते हैं। अभी याद होना चाहिए, बड़ा काम आता है रिजल्ट, राउंड फिगर में हम ऐसे ही लिखते हैं अप्रोक्सीमेट करने के लिए। 1000 कौन लिखेगा, 1024 होते हैं मुझे भी पता है, बट एग्जैक्ट अगर लिखने बैठो कैलकुलेशन कौन करेगा, तो हम राउंड फिगर में लिखते हैं। ठीक है कि 1 किलोबाइट में 10 का पावर 3 आ जाएगा, 1 मेगाबाइट में, 1 मेगाबाइट में कितना होगा 10 का पावर 6। अरे मेगाबाइट ले रहे हो आप, तो मेगाबाइट के अंदर क्या हुआ 1000 आपके किलोबाइट, तो 1000 को फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 नहीं आएगा, तो ये आपके पास में 10 का पावर 6 बाइट आ जाएगा। और वैसे अगर आपको गीगाबाइट लेना है तो कितना आ जाएगा 9, तो ये कितना है 9 जीरो है, तो 9 जीरो है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 GB आएगा नहीं आएगा, अप्रोक्स, क्योंकि एग्जैक्ट मैंने नहीं लिखा, लिखा ही नहीं है मैंने, मैं 1024 लिखूंगा तो डिवाइड ही नहीं होगा, फिर तो तुम करते ही रह जाओगे, तो अप्रोक्स हमें चाहिए होता है, तो हमने अप्रोक्स निकाल लिया कि 9 जीरो है, तो 10 का पावर 9 को आप 1 GB लिख सकते हो, तो 2 लिखा हुआ है तो 2 GB आ जाएगा अप्रोक्स साइज इसका। अब इसमें और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके आए हुए हैं तो वो मैं वहां करवा दूंगा। कभी कभी इसमें क्या करेंगे, को अच्छे क्वेश्चंस बनाने होते हैं ना, तो अब आपको अभी मूवमेंट करवा देगा, मूवमेंट कि आप एक प्लेटर पे हो और आप मूव करके दूसरे प्लेटर पे जा रहे हो, तो उसकी एड्रेसिंग दे दी जाएगी, और उस एड्रेसिंग से या तो आपको इंडिविजुअल सेक्टर का एड्रेस पूछा जाता है या साइज पूछा जाता है, तो अभी वो क्वेश्चन मैं बाद में करवा दूंगा क्योंकि उसके लिए क्वेश्चन प्लान करना पड़ता है, ऐसे बनेगा नहीं, तो मैं करवा दूंगा, भी देख लीजिए। ठीक है, कैपेसिटी तो निकालना आ गया, ये पहला आपका नीड था। ठीक है, तो सबसे पहला चीज यही है कि अगर आपसे स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद में उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है, और तीसरा इसी में आपके आती है टाइम, डिफरेंट टाइम्स। तो हार्ड डिस्क के लिए जो आपके टाइम होते हैं बेसिकली, हम यहाँ पे सबसे पहले
जो टाइम आपका आता है उसे हम कहते हैं सीक टाइम। ठीक है, दूसरा आपका आता है रोटेशनल टाइम, तीसरा आता है आपका ट्रांसफर टाइम, और चौथा आपका आता है एक्सेस टाइम। तो अगर आप हार्ड डिस्क के टाइम्स की बात कर रहे हो तो ये 4 टाइम आपको पता होने चाहिए। सीक टाइम क्या होता है, रोटेशनल टाइम है, सम टाइम इट इज कॉल्ड द लेटेंसी टाइम आल्सो, डोंट बी कंफ्यूज, को लेटेंसी टाइम भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब है क्या, देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीक टाइम। तो सीक टाइम का मतलब क्या होता है? सीक टाइम का मतलब, अब आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में जैसे सिंपल सा आप इसी स्ट्रक्चर पे आ जाओ एक बार समझने के लिए। मान लो आपको डेटा रीड करना है इस वाले का, बट जब आपको इस वाले का डेटा रीड करना है, उस केस के अंदर आपका रीड राइट हेड मान लो यही है फॉर एग्जांपल। अब रीड राइट हेड आपका हेड यही है, तो अब आपको जो भी डेटा रीड करना होगा वो किसी ना किसी ट्रैक पे होगा ना। आपका डेटा मान लीजिए इस ब्लू वाले ट्रैक के ऊपर है, तो ब्लू वाले ट्रैक पे है, तो डेटा स्टार्टिंग में कहाँ होता है? तो मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क इस लास्ट वाले के ऊपर है, अब उसको यहाँ तक तो आना पड़ेगा। तो सीक टाइम का जनरल मतलब क्या होता है? अरे जैसे सीक का मतलब क्या होता है? काटना, स्किप करना, एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो। तो सीक टाइम का मतलब होता है रीड राइट हेड का पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचने में लगने वाला टाइम। तो जिस ट्रैक में आपका डेटा है, आपको पहले उस ट्रैक पे आना पड़ेगा, क्योंकि रीड राइट हेड यहाँ पे है, ये आपका पूरा का पूरा सरफेस है। तो ये क्या करेगा, ये तो हम मान के चल रहे हैं, ये हम मान के चल रहे कि हमारा रीड राइट हेड उसी सरफेस पे, नहीं तो उसको मूव करने वाला टाइम अलग होता है, वो हम एक बार बात ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमारे लिए अगर सीक टाइम की बात करें तो टाइम required for reaching desired ट्रैक। ठीक है, तो जिस ट्रैक पे आपका डेटा रखा हुआ है, उस ट्रैक तक आने में जो टाइम लगता है हार्ड डिस्क के अंदर, उसे हम सीक टाइम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रोटेशनल टाइम। अब नाम से समझ में आ रहा है कि चीजें रोटेट हो रही। अब आपका रीड राइट हेड था, वो यहाँ था, देखो रीड राइट हेड यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, क्या स्विच कर रहा हूँ? ट्रैक स्विच कर रहा है। अब वो इस ट्रैक पे आ गया, अब इस ट्रैक पे डेटा कहाँ रखा हुआ है, तो उसके लिए वो घूमेगा, रोटेट होगा। मतलब मैं चाहता हूँ ये टर्म आपको लंबे टाइम तक याद रहो, नहीं फिर भूल जाओगे रटोगे तो रोटेशनल टाइम का मतलब क्या हुआ कि हम ट्रैक तक आ चुके हैं, पर ट्रैक में डेटा रखा हुआ किस सेक्टर पे है, तो वहां पहुंचना पड़ेगा, तो उसके लिए उस हेड को रोटेट होना पड़ेगा। अभी तक हेड रोटेट नहीं हुआ, अभी तक जंप करके आ गया, लेकिन अभी रोटेट करना है हम लोगों को। सीक का मतलब होता है स्किपिंग। आप यहाँ थे, ये जंप करके यहाँ आ गया, ये यहाँ था, ये जंप करके यहाँ आ गया। तो जब आप ट्रैक टू ट्रैक मूव करते हो, तो आपका हेड डायरेक्ट जंप करता है, वहां घूमेगा थोड़ी वो। अब आप पहले वाले ट्रैक पे और आपको 5वें ट्रैक पे आना है, अगर वो घूम घूम के आएगा तो हो गया उसका बंटाधार फिर तो जंप करता है डायरेक्ट। तो जंपिंग टाइम को यहाँ पे सीक टाइम का। अब हम पर्टिकुलर ट्रैक तक आ गए, अब उस ट्रैक में डेटा कहाँ रखा हुआ है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, तो अब हमें घूमना पड़ेगा और घूम के उस सेक्टर तक आना पड़ेगा। तो अब उस ट्रैक के अंदर उस सेक्टर में जहां पे डेटा रखा हुआ है, वहां तक आने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं रोटेशनल टाइम। ठीक है, तो रोटेशनल टाइम का सिंपल सा मतलब क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीचिंग, आप सिंपल सा शॉर्ट में लिख लो, डिजायर्ड, अब यहाँ पे ट्रैक की जगह सेक्टर लिख दो। तो जिस सेक्टर में आपका डेटा रखा हुआ है, अब आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, तो वहां तक आने में जो टाइम लग गया वो आपका रोटेशनल टाइम है। ठीक है, अब उसके बाद अब आप पहुंच गए वहां पे, कहाँ पे? आपके सेक्टर में। अब सेक्टर से डेटा निकाल के देना भी तो पड़ेगा, हमारे पास भी तो आएगा, रीड राइट हेड उसे एक्सेस भी तो करेगा ना बेसिकली। तो यहाँ पे ट्रांसफर टाइम का मतलब होता है रीड करने में जो टाइम लगेगा, रीड करने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग बेसिकली, रीड द
तो डेटा को रीड करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम कहते हैं ट्रांसफर टाइम। अब डेटा आपका 1000 बाइट का है, तो 1000 बाइट को पूरा का पूरा पढ़ेगा ना, वो पूरा का पूरा 1000 बाइट को पढ़ेगा, तो 1000 बाइट को पढ़ने में टाइम तो लगा होगा ना। ऐसे थोड़ी होगा, माइक्रो सेकंड होगा, नैनो सेकंड होगा, कुछ भी होगा, कुछ तो लग रहा है। तो जो भी टाइम लग रहा है दैट इज योर ट्रांसफर टाइम। और एक्सेस टाइम का मतलब सिंपल, रीड राइट हेड को ट्रैक से लेके और जब तक डेटा एक्सेस रीड नहीं हो जाता वहां तक का लगने वाला टोटल टाइम जो होता है वो एक्सेस टाइम होता है। तो एक्सेस टाइम इज इक्वल टू सीक टाइम प्लस रोटेशनल टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम। इट इज अ सम ऑफ दीज all the three times. So access time is equal to seek time plus rotational time और plus transfer time. तो इन पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये टाइम सारे के सारे आपको पता हो। हार्ड डिस्क में वैसे 2 ही क्वेश्चन है, आपको हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर की एक एक टर्म्स पता होनी चाहिए, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी निकालने का तरीका आना चाहिए, और उसमें जितने भी टाइमिंग है जो हेड को मूव करने से लेके डेटा को रीड करने तक काम में आते हैं, वो सारे टाइम आपको पता होने चाहिए। बस हार्ड डिस्क में इससे ज्यादा नीड नहीं है। हार्ड डिस्क में जो जो आपको पता होना चाहिए पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल मैंने वही पढ़ा है जो जरूरी था, फालतू चीज मैंने स्किप मार दिया सर। फ्लॉपी अपने काम का नहीं है, आउटडेटेड है, क्या पढ़ोगे फ्लॉपी के बारे में। सिंपल सा, फ्लॉपी क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, चलो 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दूं, लिख लिया सर, ठीक है। अगर मैं आपसे सिर्फ 2 लाइन का इंट्रोडक्शन आपको कहता हूँ कि चलो यार फ्लॉपी भी पढ़ लो एक बार, तो क्या है फ्लॉपी? तो फ्लॉपी हार्ड डिस्क की तो है, ए सिंगल सरफेस हार्ड डिस्क इज कॉल्ड फ्लॉपी। आपने हार्ड डिस्क में बहुत सारी सरफेसेस लगा दी, अब आपने उसमें से सिर्फ एक ही सरफेस निकाल के पैक मार दिया, बोला नहीं चाहिए नहीं ज्यादा, तो आपने एक ही सरफेस रख दिया, एक ही प्लेटर होता है उसमें, वही आपका फ्लोपी होता है और कुछ नया नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। तो फ्लोपी का जनरल मतलब सेम एज द हार्ड डिस्क है, बट उसमें सरफेस एक ही होगा, बाकी सब हटा दो और एक पे काम करो। तो फ्लोपी मीन्स सिंगल सरफेस हार्ड डिस्क, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, और ये बनाया था IBM ने। बेसिकली IBM ने बनाया था 80s में, ठीक है। और इसकी 2 साइजेस आई थी मार्केट में जब फ्लोपी बना था, तो मतलब 2 साइज का फ्लोपी बना था। एक बना था पहले 5.25 इंच का और एक बना था 3.5 इंच का। तो इसका डेटा तो मुझे याद है 1.44 MB था, इसमें केबी में ही डेटा था, कम था। देखता हूँ, लिखो इसको। इसका देख लो, इसमें 360 केबी था, कम था इसमें डेटा, बहुत कम था। ये तो यूजेबल, ये ज्यादा काम आई थी, तो मुझे ध्यान है 1.44 MB है इसका। ये आपका होता है 360 केबी। तो 2 साइज की आपकी फ्लोपी आई थी, एक बड़ी फ्लोपी आई थी जिसका साइज, जिसका डायमीटर था, साइज मतलब डायमीटर था, वो 5.25 इंच था। और उसके बाद ये बड़ी थी लेकिन साइज कम थी, फिर उसको थोड़ा और एडवांस किया गया, छोटा किया गया, और छोटा करके उसे 3.5 इंच का बनाया गया, तो 1.44 MB का। बस इसके बारे में नीड नहीं है, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो बस यही पता होना चाहिए। 2 चीजें हैं फ्लोपी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक, मैग्नेटिक टैप्स आउटडेटेड है, उसके बारे में पढ़ने से कुछ होने वाला भी नहीं है। दूसरा आपका ऑप्टिक मेमोरी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, ऑप्टिक्स, तो किसके ऊपर डिपेंड है? तो इट इज बेस्ड ऑन
कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट का मतलब यहाँ पे क्या है? लाइट का मतलब यहाँ पे लेजर बीम। ठीक है, यहाँ पे लेजर बीम मतलब लाइट की फॉर्म में आपका डेटा रहेगा। तो यहाँ पे जो डेटा आपको राइट करना है, तो डेटा को राइट करने का मतलब यहाँ होता है बर्निंग प्रोसेस, सीडी। आप क्या करोगे? लेजर लोगे और लेजर से उस सरफेस को बर्न करोगे। जैसे आप बर्न करोगे उसमें खड्डा हो जाएगा। तो वहाँ पे पिट्स का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पे हार्ड डिस्क, जैसे हार्ड डिस्क का सरफेस ऐसा है फॉर एग्जांपल, मतलब आपकी ऑप्टिकल मेमोरी का सरफेस ऐसा है, बिल्कुल प्लेन। ठीक है, अब जो बिल्कुल प्लेन है तो हम यहाँ से लेजर बीम मारेंगे इस पे। मतलब हमने ये लेजर लिया और लेजर जैसे जिस भी पार्ट पे गिरा, जैसे यहाँ पे लेजर है, तो जैसे यहाँ पे लेजर आएगा यहाँ पे एक खड्डा बन जाएगा। तो जो सरफेस आपका ऐसा था, अब वो सरफेस ऐसा हो गया, तो ये खड्डा है जिसे यहाँ पे क्या कहते हैं? पिट्स। और ये प्लेन है जिसे क्या कहते हैं? लैंड। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है पिट्स एंड लैंड्स का। पिट एंड लैंड्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। पिट मतलब जहाँ खड्डा हो गया उसका मतलब 1 है, और जहाँ सरफेस प्लेन है उसका मतलब 0। 0 1 का कॉन्सेप्ट होता है ना यहाँ पे यूज। तो 0 1 यहाँ होगा कैसे? तो ऑप्टिकल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ऐसे ही होगा, लेजर बीम आएगा, वो बर्निंग प्रोसेस आएगा। तो डेटा को राइट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं बर्निंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा, इसे हम क्या कहते हैं? बर्निंग प्रोसेस। बर्न ही तो करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा उसे, खड्डा करना पड़ेगा उसे। तो खड्डा होगा तब वहां पे कोई डेटा आएगा। अब वो लेजर आएगा, वो पढ़ेगा। तो जो उसका पढ़ने का तरीका होता है वो ऐसे ही पढ़ता है। जहाँ सरफेस प्लेन मिलता जाता है उसको 1 रीड करता है, और जहाँ खड्डा मिलता जाता, सॉरी, जहाँ प्लेन आता है वहाँ उसको 0 रीड करता रहता है, और जहाँ खड्डा आता रहता है उसको 1 रीड करना। तो 0 1 0 1 का पैटर्न ही तो बनाना है। अरे सारा का सारा डेटा है तो बाइनरी ना। अब उस बाइनरी डेटा को राइट करने के सबके अपने तरीके। वहाँ मैग्नेट्स का यूज था, तो वहाँ आयरन ऑक्साइड्स जो प्लेट्स है उनका यूज किया गया था, और वहाँ मैग्नेट से पूरा का पूरा 0 1 का पैटर्न बना था। यहाँ लाइट से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्टिक मेमोरी यूज करते हैं, तो ऑप्टिक मेमोरी में हम क्या यूज करेंगे? बेसिकली सीडी और डीवीडी, दो ही तो है हमारे पास में ऑप्टिक्स के एग्जाम्पल। निकले तो है। तो आपकी जो भी ऑप्टिक मेमोरी है उसमें आप क्या यूज करोगे? या तो आप सीडी यूज करोगे, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। क्या कहते थे, अब तो नाम का ही रह गया। और दूसरा जो आप यहाँ पे यूज करते थे वो है डीवीडी। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, अब सीडी है तो सीडी में सबसे पहले आया था सीडी रोम। बेसिकली सीडी रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसा सीडी जो आपके पास आएगा बना बनाया मार्केट से, जस्ट लाइक द रोम, रीड ओनली। पहले सीडी जो आती थी, जैसे ओडियो की जो ओरिजिनल सीडी आती थी, या कोई मूवीज आती थी उसकी ओरिजिनल सीडी आती थी, वो आप सिर्फ रीड कर सकते थे, राइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसे हमने बोला था सीडी रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में हमने बोला कि नहीं, हमें डेटा राइट करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैंक सीडी। तो उस ब्लैंक सीडी को हम क्या बोलते हैं? सीडी आर। आर मतलब रिकॉर्डेबल, मतलब एक ऐसा सीडी जो ब्लैंक है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ब्लैंक सीडी, यहाँ पे रोम का मतलब तो आपको पता है कि रीड ओनली। आर का मतलब यहाँ होता है रिकॉर्डेबल, कि आप उस सीडी के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। इट इज ए ब्लैंक सीडी। इट इज जस्ट लाइक द पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि आपके पास रोम आएगा और आप उसे 1 टाइम क्या कर सकते हो? 1 टाइम आप उसमें राइट कर सकते हो, 1 टाइम। तो ये जो आपका CDR होता है ये 1 टाइम वाला होता है। देखा होगा नहीं तो, इतने पुराने थोड़ी हो कि तुमने सीडी ना देखी है। देखा होगा, उसके ऊपर आपने देखा भी होगा CDR ही लिखा होता है, कभी गलती से आपने ध्यान दिया हो तो, है ना। और तीसरा उसके बाद में यहाँ से आया था CDRW। RW मतलब
रीराइटेबल, नॉट रीड राइट, रीराइटेबल मतलब उस सीडी में आप बार बार डेटा को इरेज करके राइट कर सकते हो, है ना, जो महंगी आती थी, 5 बार 10 बार 20 बार डेटा को इरेज किया फिर डाल दिया, फिर डेटा को इरेज किया फिर डाल दिया ना, तो RW का मतलब होता है रीराइटेबल। तो इट इज जस्ट लाइक ईपी रोम, ये आपका रोम है, ये आपका पी रोम है एक तरह से, और ये आपका ईपी रोम है। तो 3 तरह की वैरायटी है। सीडी में अप्रोक्स साइज जो आती थी वो कितनी आती थी, 700। सीडी में जो मैक्स डेटा आ सकता था वो 700 MB आता था, इससे ज्यादा नहीं आता था। अब सीडी और हार्ड डिस्क के शेप में थोड़ा सा फर्क है। सीडी का शेप जो होता है वो कैसा होता है, वो स्पाइरल होता है। तो हार्ड डिस्क जो होती है वो सर्कुलर ट्रैक्स में डिवाइड होती है। चलो एक अंदर की बात बताता हूँ। अब जब हार्ड डिस्क का शेप बनाओगे, है ना, तो हार्ड डिस्क का जो शेप होता है वो ऐसे होता है, सर्कुलर ट्रैक्स में होता है, सर्कुलर ट्रैक्स। ये होता है आपका हार्ड डिस्क का शेप। बट अब जब सीडी को बनाने बैठोगे तो सीडी ऐसे नहीं होती। सीडी इज जस्ट लाइक दिस स्पाइरल शेप। सीडी में डेटा ऐसे होता है। फोकस करके देखो, दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है ना। आप जब सीडी को देखते हो तो सीडी में आपने देखा होगा, धूप पे थोड़ा सा उठा के देखो तो जितना कलर बदल जाएगा इसका मतलब उतना डेटा लिखा जा चुका है। बर्निंग प्रोसेस, कलर बदल जाएगा, बिल्कुल सुनहरे सिल्वर कलर का उसका होता है, जैसे राइट कर दोगे डार्क हो जाएगा। तो आप ऊपर हवा में करके देखोगे तो आपको जितना डार्क दिखता है उतना डेटा होता है उसमें, और इतना डार्क नहीं दिखता इसका मतलब खाली पड़े। तो यहाँ पे स्पाइरल शेप होते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक्स नहीं होते, स्पाइरल ट्रैक्स होते हैं, याद रखना। हार्ड डिस्क में सर्कुलर होते हैं, दिखते गोल ही है पर गोल होते नहीं है। सेंटर से स्टार्ट होगा बर्न करना, और सेंटर से स्टार्ट होगा ऐसे स्पाइरल शेप में चलता रहेगा, ऐसे 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 डेटा चलता है इसमें, ठीक है। हार्ड डिस्क में बात करते हैं तो हार्ड डिस्क में भी यही तीनों कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। डीवीडी रोम बेसिकली आपका रीड ओनली सेम आएगा वो भी। फिर डीवीडी में भी आपके पास में आर आने लग गया, और डीवीडी में भी आपके पास में RW आने लग गया। डीवीडी में भी तीनों वर्जन आपको मिल जाएंगे। और अप्रोक्सीमेटली डीवीडी जो है उसका अप्रोक्स साइज कितना है, एक डीवीडी में आप अप्रोक्सीमेटली 4.7 GB डेटा रख सकते थे। और उसमें कंडीशन, जो इनिशियल डीवीडी आई थी वो सिंगल लेयर आई थी, बट बाद में लगा नहीं और ज्यादा करना, तो हार्ड डिस्क मतलब डीवीडी को भी डबल लेयर कर दिया गया था, तो उसमें दोनों साइड में डेटा होता था। और उसी का एक तीसरा वर्जन और आया था, BD, ब्लू रे डिस्क, है ना। ये आपका जो था ये ब्लू रे डिस्क, इसे हमने नाम दिया था ब्लू रे, ठीक है, जिसका कैपेसिटी अच्छा खासा था, अप्रोक्सीमेटली आप 20 GB कम से कम डेटा उसमें लिख सकते, और साइज छोटा था। BD छोटा कर दिया गया था, पता नहीं तुम कौन से जमाने के हो, देखा है नहीं देखा, मैंने तो सबको यूज ले रखा है अच्छा खासा। तो इसलिए सबकी साइज ऐसी कैसी मुझे याद है, क्योंकि यही होती थी उनकी साइज। है ना, तो ये शेप आपको समझ में आना चाहिए। ये सर्कुलर शेप है जो आपके हार्ड डिस्क में यूज की जाती है, और ये आपकी स्पाइरल शेप है जो आपकी ऑप्टिक्स में यूज की जाती है। तो जो भी हमारा मैन मेमोरी का कॉन्सेप्ट, बेसिक मैन मेमोरी, हमें रैम के अंदर नहीं जाना, नहीं, और आप सीधा कॉम्बिनेशनल सीक्वेंसेस सर्किट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पास आ जाओगे। फिर रैम की हम डिजाइन्स की बात करेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं बनता। तो हमें डिजाइन्स पे नहीं आना, रैम रोम के फंडामेंटल क्या काम है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। सेकेंडरी में हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल ड्राइव्स क्या होते हैं, इतना हमें पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है।